दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 18 फरवरी 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो पहुंचे रियाद। सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ गजा को लेकर हुई अहम बात। इस्राएली मिनिस्टर स्मोट्रिच ने दूसरे फेज की मीटिंग से पहले रखी डिमांड, हमास डाले हथियार, गजा छोड़कर जाए बाहर। आज लेबनान सीज फायर की मियाद खत्म होने का दिन, नहीं निकली आईडीएफ तो हिजबुल्लाह लेगा एक्शन। ईरान ने कहा फलस्तीन की जीत में यमन का अहम रोल। यूएस को दी वार्निंग, कहा प्रेशर में नहीं झुकेंगे हम। गजा में चल रही इतनी तेज तूफानी हवाएं कि मिनटों में गिर रही इमारतें, डराने वाली तस्वीर आई सामने। और सीरिया से हल्के हल्के फौजी समेट रहा रशिया। उधर सूडान क्राइसिस से निपटने के लिए यूएन ने मांगी सैकड़ों करोड़ की मदद। सवाल खैर, चलिए शुरुआत करते हैं इस शो की और बड़ी अहम हेडलाइंस लेते हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस ने यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को रियाद में रिसीव किया है। दोनों के बीच मीटिंग हुई, लंबे वक्त तक मीटिंग हुई और काफ़ी अहम बातचीत हुई। लेकिन सबसे जो दो मौजू थे जो सबसे अहम थे इस मुलाकात में, वो थे एक तो गजा, और गजा की वजह से पूरे रीजन में जो इस वक्त माहौल है और जो इस वक्त हालात हैं उन पर बातचीत हुई। और दूसरा, सऊदी अरब में होने वाली रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात का मुद्दा। ये दो चीज़ें अहम थी, दोनों ही बड़ी अहम, लेकिन और दोनों ही जंग से जुड़ी हुई। एक यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा मिडिल ईस्ट में इजराइल और गजा कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से पूरा मिडिल ईस्ट इंडल्ज हो सकता है एक नई वॉर में। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि गजा खाली चाहिए, फ़लस्तीनियों को डिस्प्लेस करना है। सऊदी अरब इसके लिए राज़ी नहीं है। वो कहता है कि फिर पैलेस्टीनियन कॉज का क्या होगा, टू स्टेट सॉल्यूशन की जो हम बात करते हैं उसका क्या होगा, ये फ़लस्तीनी जाएंगे कहाँ, ये तो असली मालिक हैं ज़मीन के। मिस्र आगे आ गया है, वो कह रहा है कि नहीं, हम डोनाल्ड ट्रंप के अलावा हमारे पास प्लान है, अरब ममालिक के पास प्लान है, फ़लस्तीनी वहीं रहेंगे और गजा की तामीर हो जाएगी। तो ये सारी वो चीज़ें थीं जिसको लेकर मार्को रूबियो ने मोहम्मद बिन सलमान को इस मीटिंग के दौरान टटोलने की कोशिश की। आप कहेंगे डिटेल क्या है? तो जिन दोनों के बीच मीटिंग थी, एक का नाम था मार्को रूबियो और दूसरे का नाम था मोहम्मद बिन सलमान। इनकी डिटेल्स क्या आपको लगता है कि सामने आ जाएंगी? और जगह का नाम पता है क्या था? रियाद, सऊदी अरब की राजधानी। वहाँ से कोई मीडिया पूछ सकता है नहीं। क्या हुआ है उसके बारे में अंदाजे लगा सकते हैं, लेकिन इतना मान सकते हैं कि सऊदी अरब ने हामी नहीं भरी होगी। और कम से कम मार्को रूबियो के आगे तो कोई हामी नहीं भरेगा। मार्को रूबियो चाह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे पुतिन से मिलने तो फिर एमबीएस से भी मिलेंगे, किंग सलमान से भी मिलेंगे, इस पर बात होगी, कुछ हम रास्ता हमवार कर दें और बताएं कि सर नंबर हमारे बढ़ा दीजिए, हमने जो है मोहम्मद बिन सलमान को पटा लिया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अरब न्यूज़ की हेडलाइन देखिए, इजरायली मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच, बड़ा कट्टरपंथी किस्म का, उग्रवादी किस्म का बंदा है, हमेशा उग्र बोलता है, जहर उगलता है। अब इसने ये कहा है कि ये जो सेकंड फेज की बातचीत शुरू होने जा रही है, जिसके लिए डेलीगेशन कायरो पहुंच गए हैं, वो बातचीत तब हो कि जब हमास से ये मनवा लिया जाए कि वो अपने हथियार डालेगा और वो गजा से बाहर जाएगा। इससे कम पर राजी नहीं होंगे। हमास अपने हथियार डाले, हमास गजा को छोड़कर बाहर जाए, यानी फिर गजा के लोगों के लिए लड़ने वाला कोई नहीं होना चाहिए। इफ हमास रिफ्यूजेस दिस अल्टीमेटम, इजराइल विल ओपन द गेट्स ऑफ हेल। देख रहे हो आप, मतलब जरा सा लोगों के पास फाइटर जेट, बॉम्ब, सबमरीन शिप क्या आ जाते हैं, वो इस लहजे में कहते हैं ना, ज़रा सा कतरा कहीं आज अगर उभरता है, समंदरों के लहजे में बात करता है। वसीम बरेलवी साहब का शेर है और बड़ा मशहूर और मारूफ शेर है, और वो अपने आप में तो अजीम, सबसे इस वक्त सिरमौर हैं, शायर हैं हिंदुस्तान के। तो उन्होंने ये कहा था, मतलब ज़रा सा कतरा कहीं आज उभर जाता है ना, तो समंदरों के लहजे में बात करने लगता है, जैसे वो कतरा ना हो कि समंदर हो गया। ये कह रहे हैं कि हमास ने अगर इस अल्टीमेटम को रिफ्यूज़ कर दिया तो इजराइल जो है वो दोज़ख के दरवाजे खोल देगा गजा के अंदर। और क्या दोज़ख बनाओगे स्मोट्रिच? इकोइंग एन एक्सप्रेशन यूज बाय बोथ ट्रंप एंड नेतन्याहू। जैसे ये जुबान, अब पहले ट्रंप नेतन्याहू जो थे वो ट्रंप की जुबान बोल रहे थे, अब ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की जुबान ये जो है वो स्मोट्रिच बोल रहा है। अब स्मोट्रिच और नेतन्याहू और ट्रंप की जुबान कोई चंगू मंगू संडू बंडू ये सब बोलेंगे। अजीब, लोगों ने सोच लिया है कि हम खुदा हैं। ये भूल गए हैं कि
ऐसे होता है काम। चलिए सब बढ़ते हैं आगे। एक और हेडलाइन है और ये हेडलाइन है स्काई न्यूज़ की। स्काई न्यूज़ ने बताया कि इजराइल ने कहा है कि अब जो होने वाला है हॉस्टेज का जो फेज़ जो चल रहा है, फर्स्ट फेज़, उसमें जो एक्सचेंज होगा नेक्स्ट, उसमें 4 हॉस्टेजेस की बॉडी भी हमास से, गज़ा से जो है वो आएगी हमास के थ्रू इजराइल को। ये सब इजरायली हॉस्टेजेस थे। जाहिर बात है हमास ने कहा है कि हमने कभी किसी को नहीं मारा, आपने इतनी इंटेंसिफाई एयर स्ट्राइक्स की, इतनी बॉम्बिंग की कि उसमें आपके हॉस्टेजेस बहुत से मारे गए। योव गैलेंट एक्स डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इसराइल कह ही चुका है अभी एक इंटरव्यू में कि हमें हैनिबल ऑपरेटिव चलाना पड़ा। हैनिबल ऑपरेटिव का मतलब ये होता है कि अपने ही लोगों को मार दो अगर इस बात का खदशा है कि दुश्मन उन्हें अगवा करके ले जा रहा है। तो बहुत से लोग इसमें ऐसे मारे गए। इजरायली सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने यह भी कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 6 जिंदा हॉस्टेजेस को सैटरडे को वापस ले आएं। ये जो कमिंग सैटरडे आने वाला शनिचर है, इस दिन 501 दिन हो चुके हैं जंग के। अब शनिचर को 3 हॉस्टेजेस जिंदा की बात हो रही थी, 4 की डेड बॉडीज भी आएंगी और इसके अलावा 6 जिंदा आएंगे। एक तरीके का लग रहा है कि प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से जल्दी अपने पास लाने की, और फिर पता नहीं क्या, आप भी समझ सकते हैं। फिलहाल जो भी है, अगर ये डील का हिस्सा है तो वेल एंड गुड, अगर ये डील का हिस्सा नहीं है तो फिर इसके कुछ नतीजे अलग भी आ सकते हैं। बेन गुवेर एक और कट्टरपंथी करके मिनिस्टर है, बड़ा इंतहा पसंद मिनिस्टर है, फार राइट मिनिस्टर है। इसके दम पर नेतन्याहू की हुकूमत चल रही थी। जब बंदे ने सीज फायर देखा होते हुए 19 जनवरी को, तो इन्होंने क्या किया, इस्तीफ़ा दे दिया अगले 2 दिन में। नेतन्याहू की हुकूमत से कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे जी, हम कुर्सी छोड़ लाएं। अब ये कह रहे हैं, अब इन्हें लगा यार बाहर तो कोई इज्जत नहीं है, वो कुर्सी फिर वापस लेनी चाहिए। सीज फायर तो हो रहा है, नॉर्मल है, पब्लिक वेलकम कर रही है, इसी मूव को जो है सबसे ज़्यादा सराहा जा रहा है। तो इन्होंने कहा है अब कि इफ़ यू स्टॉप गज़ा एड वी विल रिजॉइन द गवर्नमेंट। अगर आपने गज़ा को भेजी जाने वाली मदद, रसद, सामानात को रोक दिया, गवर्नमेंट से कहा है नेतन्याहू से, तो हम आपको वापस गवर्नमेंट में ज्वाइन कर लेंगे। अब नेतन्याहू भी सोच रहा है सरकार तो चल रही है, ठांड रख, मतलब क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी इजराइल में बड़ी खिचड़ी हुकूमत होती है, हर एक आदमी उसकी एक एक सीट नेसेट में बड़ी अहम होती है। अब देखते हैं कि बेन गुवेर को वापस नेतन्याहू लेता है या नहीं लेता है, लेकिन वो ये कह रहा है कि गज़ा की एड रोक दो तो हम गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लेंगे। यानी आप कट्टरपंथीपन का, नफरत का लेवल देख रहे हैं इजरायली मिनिस्टर्स में। गज़ा के लोगों को भूखे मार दो तो हम आ जाएंगे, लेकिन आप उन्हें एड भेजोगे तो ये मसला होगा कि हम वापस नहीं आएंगे। एक मैसेज सोशल मीडिया पर तैर रहा है कि जोसेफ ऑन, जो प्रेसिडेंट हैं लेबनान के, उन्होंने ये कहा है कि आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट अ सिंगल इजरायली रिमेन्स ऑन लेबनीज टेरिटरी, कि मैं इस बात को बिल्कुल मंजूर नहीं कर सकता कि इजराइल का एक भी फौजी लेबनान की ज़मीन पर रह जाए। ये बात एक है, लेकिन इसके बाद की बात उन्होंने नहीं कही। अगर रह गया तो इजरायली फौजी ये क्या करेंगे, वो भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे, हमला नहीं करेंगे। ये दुश्मन फौज को अपनी ज़मीन से खदेड़ने के लिए कुछ नहीं करेंगे। ये कल कह चुके हैं 17 फरवरी को कि भाई हम एक और जंग लड़ने की हालत में नहीं है, हम लेबनान एक और जंग नहीं झेल सकता, लिहाजा हम ये डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू ये कोशिश करेंगे कि आईडीएफ तय मुद्दत में वापस निकल जाए। जबकि आईडीएफ का ये कहना है कि हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमें 5 चेक पोस्ट पर या 5 आउटपोस्ट पर बनाकर अपनी मौजूदगी रहना है लेबनान की ज़मीन पर, क्योंकि यहाँ पर हिजबुल्लाह का अभी भी ख़तरा है जो इजराइल के लिए बाद में ख़तरा बन सकता है, और लेबनीज़ आर्मी इतनी नाकारा है कि वो हिजबुल्लाह से नहीं निपट सकती। आईडीएफ का कहना है। कल हमने रात आपको शो में बताया था। द वॉशिंगटन पोस्ट की खबर जो कहती है वो ज़रा समझिए। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है, इजराइल सीज फायर विद हिजबुल्लाह एंड हमास आर बोथ इन डाउट अगेन। दोनों ही जो है वो शक के दायरे में, चाहे इसराइल का हमास के साथ सीज फायर हो गज़ा में या हिजबुल्लाह के साथ लेबनान में, दोनों पर मुश्किल के बादल मंडरा रहे हैं। मतलब बड़े इनको लेकर खदशात पेश आ रहे हैं कि ये सीज फायर कब तक सस्टेन करेंगे। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम सीधी धमकी दे चुके हैं, अगर एक भी इजरायली 18 फरवरी के बाद, जो कि तय है तारीख सीज फायर डील की लेबनान और इसराइल के बीच, अगर उसके बाद आईडीएफ की मौजूदगी रहती है लेबनी ज़मीन पर, तो फिर हमें नहीं पता कि इजरायली फ़ौज के साथ क्या होगा। ये नईम कासिम का बयान है। उधर
حماس کے ساتھ نئی نئی شرطوں کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی بھی یہ ڈیل خطرے میں پڑ سکتی ہے. اور دوسری طرف نیتن یاہو کے پیچھے ٹرمپ کا ساتھ ایسا ہے کہ ٹرمپ چاہتے ہیں پورا غزہ خالی ہو جائے. نیتن یاہو بار بار جہنم کا دروازہ کھولنے کو کہتے ہیں. تو اس کو ہی ملا جلا کر واشنگٹن پوسٹ کہتا ہے کہ بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ نیتن یاہو نے پہلے ہی فیز کی شرطیں ابھی مانی نہیں ہیں اور دوسرے فیز کی میٹنگ شروع ہو گئی ہیں. جو پہلے فیز کے تحت غزہ کے لوگوں کی راحت اور سہولت کے لیے مال آنا تھا وہ نہیں آیا ہے. ایران کے فارن منسٹر نے یمن کی ڈیلیگیشن سے ملاقات کی اور اس دوران انہوں نے کہا کہ فلسطین کی جیت میں یمن کا بہت بڑا رول ہے. یمن ایک کرٹیکل ایلیمنٹ بن کر پیش آیا. فلسطین کی جیت یمن کے بنا مکمل نہیں تھی. یمن کے انصار اللہ موومنٹ یعنی کہ ہاؤتھیز کے بنا یہ ممکن نہیں تھی. تو یہ ساری جو ہے یمن کے انصار اللہ ریزسٹنس موومنٹ کے اسپوکس پرسن محمد عبدالسلام جو ہیں، آپ کو فوٹو میں جو بالکل اراکچی کے قریب بیٹھے ہوئے دکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ عمان کی راجدھانی مسقط میں ایک میٹنگ کے دوران ایران کے فارن منسٹر عباس اراکچی نے یہ بات کہی ہے کہ یمن کے لوگوں کا جو سپورٹ ملا ہے فلسطین کو وہ کرٹیکل تھا ان کی وکٹری میں. اب یہ ان کے حساب سے فلسطینیوں کی یا غزہ کے لوگوں کی جیت وہ ہے کہ اسرائیل سیز فائر کے لیے جھک گیا اور وہ اپنے ٹارگٹس اپنے ملٹری کے تھرو پورا نہیں کر پایا. نہ آئی ڈی ایف نے حماس کو نیوٹرلائز کر پائی آئی ڈی ایف، اور نہ ہی وہ اپنی ملٹری کے دم پر اپنے ہتھیاروں اور امریکہ سے خیرات میں ملے ہتھیاروں کے دم پر اپنے ہوسٹیجز کو ڈھونڈ پائے، نہ حماس کو مار پائے، نہ ہی کچھ کر پائے. فی الحال حماس ہی سے آج اسرائیل کو اپنے ہوسٹیجز واپس لینے پڑ رہے ہیں. بالکل ایک ایسے کہتے ہیں نا ایک ڈیکورم کے تھرو، چینل کے تھرو، جیسے کہ دو ملک کی حکومت ایک دوسرے کو جو ہے سائن کر کے باقاعدہ قیدیوں کو سونپتی ہیں. حالانکہ وہ ریڈ کراس کے ہاتھوں میں جا رہے ہیں. پھر بھی عباس اراکچی کا ایک اور بیان ہے ایرانین فارن منسٹر کا کہ we despite maximum pressure and threats will not negotiate with the United States under any circumstances. کہ بھلے ہی ہم پر کتنا پریشر ہو، بھلے ہی ہم کو کتنی دھمکیاں دی جا رہی ہوں، لیکن ان سب کے باوجود ہم نہ امریکہ کے آگے جھکیں گے، نہ ہی ان کی شرطوں پر ہم کچھ بھی کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہیں. اگر وہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا کی وہ قوم ہیں، وہ حکومت ہیں جو ان کے پریشر میں آ کر ان کی باتوں کو ان کی طریقے سے مان لیں گی، تو وہ شاید مغالطے میں اس سے باہر رہیں. ہمارا نام ایران ہے. سر بڑھتے ہیں آگے، پیچھے کتے بہت بھونک رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. آگے بڑھنا ہے، پیچھے کتے ہیں، کتے بھونکتے رہتے ہیں، کتوں کا کام ہے بھونکنا، وہ ان کی قدرت ہے. خیر، ہمیں آگے بڑھنا ہے. کچھ نیوز نیٹ ورک جو ہے اس نے ایک ویڈیو شیئر کیا ہے. عموماً میں آپ کو ویڈیوز دکھانا بند کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی اس کی 2-3 تصویریں آپ دیکھ لیجئے. یہ بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے، جھٹ سے اس کے نیچے ملبہ گرنا شروع ہوتا ہے. تیسرے اسکرین شاٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلڈنگ پوری طریقے سے اس کے سامنے جو پہلے سے آلریڈی تباہ تھی اسرائیلی حملوں میں، وہ اور تباہ ہو گئی اب سیز فائر کے دوران. یہ 17 فروری کا ویڈیو. اس کے ساتھ کیا ہوا یہ کچھ نیوز نیٹ ورک کا دعویٰ ہے، کہنا ہے بلکہ ان کی amid today's strong winds heavily damaged buildings in Gaza are collapsing. مطلب جو heavily damaged buildings ہیں وہ اب پوری طریقے سے کولیپس ہو رہی ہیں، کیونکہ غزہ میں اتنی تیز طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں کہ انہیں وہ بلڈنگز بھی برداشت نہیں کر پا رہی. جو گولہ بارود اور دھماکوں کے باوجود بھی ٹکی رہ گئی تھیں، وہ ہوا اتنی تیز ہے کہ اس میں اب ٹکی نہیں رہ پا رہی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب اس میں وہ تمبو کنات جو غزہ کے بے گھر لوگوں کو ملے ہیں وہ کیسے ٹک رہے ہوں گے، اس کا بس آپ تصور کر کے دیکھیے. ٹھیک ہے، آپ نے 2-3 ویسٹ بینک میں اس وقت بہت بڑا آپریشن چل رہا ہے اسرائیل کا. ویسٹ بینک کے فلسطینیوں کے لیے بھی دعا کیجئے. ویسٹ بینک میں جو دکھ رہا ہے وہ 1967 کے بعد سے سب سے بڑا ایکسپلشن ہے. سب سے بڑے لیول پر فلسطینیوں کو نکالا جا رہا ہے. پریس ٹی وی کی خبر کہتی ہے کہ اسرائیل نے ایک ایڈوانس پلان بنایا ہے جس میں کم سے کم 1000 سیٹلر یونٹس ویسٹ بینک میں بنانے کا ارادہ ہے. سیٹلر یونٹس کا مطلب آپ گھر مت سمجھیے، ایک بلڈنگ سمجھیے جس میں کئی سینکڑوں یا درجنوں سیٹلرز رہیں گے. یہ ایک طریقے سے پورے ویسٹ بینک کو قبضانے کی شروعات سی ہے اور یہ بے حد خطرناک ہے. رشیا کے بارے میں ایک خبر ہے، المائدین نے لکھی ہے رشیا ٹو لائکلی کیپ ریڈیوس ملٹری پریزنس ان سیریا. بلومبرگ کی رپورٹ کے بیس پر لکھا ہے کہ لگتا ہے کہ الشرع کے ساتھ پوتن کی بات جو ہوئی وہ بنی نہیں، اور اس کی وجہ سے رشیا سے زیادہ جو سیریا کی زمین سے
जो है सीरिया में अड्डे थे रशिया के, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है रशियन फौजी निकल कर वापस रूस या दूसरे स्टेशंस पर लौट रहे हैं, लेकिन सीरिया की ज़मीन पर अब रूस की फ़ौज की मौजूदगी ना के बराबर होगी। सूडान की एक ख़बर यह है कि यूनाइटेड नेशंस ने अपील की है कि $6 बिलियन चाहिए हमें सूडान क्राइसिस एड के लिए 2025 में सूडान की मदद करने के लिए लोगों को दवा, पानी, कपड़ा, ज़रूरी चीज़ें, औरतों बच्चों की देखभाल के लिए कम से कम $6 बिलियन यानी सैकड़ों हज़ारों करोड़ रुपए की ज़रूरत है। हमें इसका इंतज़ाम करना होगा, वरना सूडान में कुछ बहुत बुरा हो सकता है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर तुर्की पहुंच गए हैं रेजेप तैयप एर्दोगान से बातचीत के लिए। पुतिन जा रहे हैं सऊदी अरब, जाएंगे जो भी है। आज तो खैर दोनों के अमेरिका और रूस के फॉरेन मिनिस्टर मिलेंगे, सरगेई लावरोव और मार्को रूबियो। ट्रंप और पुतिन की भी मुलाकात का शेड्यूल आ जाएगा, लेकिन उसमें यूक्रेन पर बात है, लेकिन ज़ेलेंस्की को नहीं बुलाया गया है। ज़ेलेंस्की तुर्की पहुंचे हैं, एर्दोगान से क्या बात होती है, अपडेट आएगी ज़रूर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।